वेलकम टू माय स्टूडेंट्स। आज से हम लोग 11th का भी वीडियो शुरू करेंगे। इससे सारे स्टूडेंट को कम से कम रिवीजन तो हो जाएगा और कुछ स्टूडेंट जिनको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत भी था उनके लिए भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोग कमेंट में भी लिखे थे और फ़ोन भी किए थे कि सर 11th का ट्रिग्नोमेट्री का जो नोट्स है वो तो छूट गया है, घर पे आए तो है नहीं, तो कहीं कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा ये। कुछ उस तरह के भी स्टूडेंट जो इस बार 10th का एग्ज़ाम दिए होंगे और उनको पढ़ने का बहुत आइडिया नहीं मिल रहा होगा कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, तो उनको भी थोड़ा मदद मिल जाएगा अगर वो भी अच्छा से वीडियो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि 11th का मतलब सिलेबस क्या है, 11th में क्या पढ़ते हैं हम लोग। 11th में जो पढ़ना है हम लोग को, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। देखिए इसमें एक बात समझ जाइए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत तो हम लोग 10th में ही करते हैं, लेकिन 10th में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितना भी बेसिक नॉलेज है बस उतना ही जानते हैं। अब आके पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, मतलब 10th में जब पढ़ते हैं तो एक टॉपिक पढ़ते हैं। अब जो 11th में हम लोग पढ़ते हैं तो वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितना भी टॉपिक होगा सब आता है, तो सब पढ़ेंगे। अब मतलब ट्रिग्नोमेट्री एक पूरा का पूरा एक अलग किताब हो गया। अलजेब्रा की बात करते हैं, जो 10th के पहले मैथ पढ़ते हैं हम लोग, उसमें x का वैल्यू निकालना, y का वैल्यू निकालना, इक्वेशन सॉल्व करना, ये सब अलजेब्रा ही कहा जाता है। 9th 10th में कुछ टॉपिक आप पढ़ते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, सीक्वेंस एंड सीरीज हुआ, तो वो सब चैप्टर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें। अब क्या कीजिएगा, तो इस अलजेब्रा में वो पूरा पूरा पढ़िए, पूरा डिटेल में पढ़िएगा उसको। तो अलजेब्रा से रिलेटेड जितना भी टॉपिक होगा, मानिए एक अलग किताब हो जाएगा अलजेब्रा का, अब इसमें जो अलग अलग टॉपिक आएगा वो सब पढ़िएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री तो 9th 10th में पढ़ते ही हैं, लेकिन 10th में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। और 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़े थे उसमें जैसे आपको याद हो तो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, पॉइंट से रिलेटेड, तो ये सब थोड़ा सा बेसिक आप पढ़ते हैं। अब क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना भी पढ़ना होगा सब आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना आएगा सब आएगा, मतलब सब पढ़ना होगा। तो उसी को डिटेल में देखेंगे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ और छोटा छोटा टॉपिक भी होता है 11th में, जैसे सेट थ्योरी होता है, और भी कुछ इंट्रोडक्शन होता है, रिलेशन का, फंक्शन का, डिफरेंशिएशन का भी बेसिक नॉलेज होता है। तो उसको हम अलग से लिख नहीं रहे क्योंकि वो सब इंट्रोडक्शन में आता है, वो पढ़ते समय सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मेन आपको यही 3 होता है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तीनों अलग अलग किताब है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कीजिएगा, मतलब जेईई मेन और एडवांस की बात करते हैं अगर, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के मदद से दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा। जैसे 12th में कैलकुलस पढ़ना है तो बिना ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलस नहीं पढ़ सकते, मतलब ट्रिग्नोमेट्री दूसरे चैप्टर पढ़ने के लिए बहुत मदद करेगा। इसका अपना क्वेश्चन बहुत नहीं आता है, बहुत कम आता है। अलजेब्रा की बात कीजिए तो अलजेब्रा का अच्छा क्वेश्चन आता है, मतलब जेईई मेन एडवांस के लिए एक बहुत अच्छा किताब माना जाता है। इसको कमांड करने का मतलब क्वालिफाई करने के लायक होइएगा। उसी तरह फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब बात कीजिए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी जेईई मेन एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अलग अलग जितना भी पढ़ना होगा 11th और 12th में मिला के, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है और थोड़ा आसान भी होता है। तो
कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा आसान भी होता है, तो पढ़ते समय इसको थोड़ा ध्यान भी रखा जाता है कि इसको थोड़ा सा अच्छा से पढ़ें कि जितना भी क्वेश्चन है हम लोग बना सकें, ठीक है ना। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथ बन जाता है, इसका यूज बहुत आएगा, क्वेश्चन कभी कभी आता है, 1-2 क्वेश्चन आता है, लेकिन बाकी चैप्टर में इसका यूज बहुत होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से ही जब 12 का जो भी टॉपिक पढ़िएगा वो ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का ही बात करेंगे, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत कैसे होगा उसके अनुसार से। तो 10th में तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते ही हैं, तो लगभग हम कुछ उस बात को भी कंटेन करेंगे, मतलब हम भी शुरू वहीं से करेंगे कि आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो। तो ध्यान दीजिएगा। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री तो आप जानते होंगे 6 नाम के चलते शुरू होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो शुरू तो वहीं से होता है, क्या नाम आपको पता होगा, साइन थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो 6 नाम होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में, और रेशियो कहने का मतलब इसका वैल्यू रेशियो के फॉर्म में होता है। रेशियो के फॉर्म में क्या होता है, P/H, B/H, और ये P/B/H का मतलब आप जानते होंगे क्या, ये सब एक ट्रायंगल से आता है। ये P/B/H, इसको आप थीटा मानते हैं। यहाँ से एक रिलेशन आता है जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, पता होगा। इसमें आपको अक्सर ज़रूरत पड़ता है अगर 2 पता हो, P और B पता हो, तो आप H निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर H और B पता होगा तो P निकाल सकते हैं। फिर उसी तरह अगर P और H पता है तो B निकाल सकते हैं। तो शुरुआत तो हम लोग इसी से करते हैं ना, और इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बनता भी है कि कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पता हो, क्या बाकी 5 बता सकते हैं। एक और बात यहाँ पे होता है, आप देखते भी होंगे, समझते भी हैं कि साइन थीटा, कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा सेक थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा। इसको देख के ये तो जरूर कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा सेक थीटा 1, टैन थीटा कॉट थीटा 1। आप कह सकते हैं ना, उल्टा होता है। या कभी ज़रूरत पड़े तो कॉसेक थीटा जो होगा 1/sin थीटा, सेक थीटा जो होगा 1/cos थीटा, कॉट थीटा जो होगा 1/tan थीटा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब जानते हैं, बस हम एक बार याद दिलाएं। अब देखिए, तो ये सब तो समझ रहे हैं, तो एक सिंपल क्वेश्चन का भी बात करते हैं कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5, तो अगर बाकी 5 का वैल्यू निकालना होगा तो आप किस प्रकार निकालते हैं। तो अगर साइन थीटा दिया है, इसका मतलब क्या है कि P/H दिया हुआ,
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि b का वैल्यू निकाल लेते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वैल्यू रखते हैं तो 3 आएगा। ठीक है, अब बताइए अगर cos थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो क्या होगा, b बाई एच रख लीजिए तो 3/5। अगर tan थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो p बाई बी 4/3। cot थीटा का वैल्यू पूछा जाए तब क्या होगा, तो b बाई पी मतलब 3/4। sec थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो h बाई बी। cosec थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो रख लीजिए। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होता है। इसका मतलब बस यही है कि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पता हो तो हम लोग पांचों में बदल सकते हैं। जब भी जिसमें ज़रूरत होगा हम बदल के क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें एक और प्रॉब्लम आएगा भी। क्या, जब माइनस का जब माइनस का बात आएगा तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जिसका थोड़ा हम आगे बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो इसी तरह है। इस तरह में कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आप बनाते हैं, जिससे 1-2 क्वेश्चन का हम बात करते हैं आपसे कुछ इस तरह का। इफ cos थीटा इक्वल टू 12/13 then find the value of 3 sin theta plus 4 tan theta। कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है वो 1-2 क्वेश्चन आपके दिमाग में रहे। ठीक है, तो क्या करते हैं आप कि जब cos थीटा दिया हुआ है इसका मतलब क्या होगा, बनाते समय आप क्या करते हैं, तो cos थीटा दिया है इसका मतलब ये p बाई एच का वैल्यू है, तो आप पहले p का वैल्यू निकालते हैं, 5 आता है। और पहले क्या कीजिए तो sin थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो p बाई एच होता है तो 5/13 हो जाएगा। और किसका ज़रूरत है आपको, तो tan थीटा का ज़रूरत है, तो tan थीटा का भी वैल्यू निकालेंगे तो 5/12। कहने का मतलब ये कि कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया है, अब जो क्वेश्चन है उसमें किसका किसका ज़रूरत है, साइन थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, जिसका ज़रूरत है उसको आप निकाल लो, अब वैल्यू रख दो, सिंपल जोड़ घटाव कर लो। तो ये क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है कि कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पता है, उससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है। जो पूछा गया था वो 3 sin थीटा 4 tan थीटा, साइन थीटा 5/13, tan थीटा। अब जोड़ लीजिए इसको, 15, 13, 20, 12। अब इसको जोड़ लेना है जितना आ जाए, तो 15 गुना 12 सिंपल कर लीजिए, जो आएगा हो जाएगा। तो पैटर्न तो समझ गए, जानते भी होंगे, या 10th में इसी तरह का क्वेश्चन बनाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में याद रखिएगा कि जो 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े वो, जो अब पढ़िएगा वो, आपको हमेशा इसके कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा। जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कैलकुलेशन होगा उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि वही कैलकुलेशन आपको, जिसे से आगे बढ़िएगा ट्रिग्नोमेट्री में तो कैलकुलेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो गया उसका ट्रिग्नोमेट्री ठीक हो जाएगा, और साथ में जब 12th पढ़िएगा उस समय भी आपको आसान लगेगा। तो दोनों काम होगा, मतलब कैलकुलेशन पे ध्यान देना है क्वेश्चन बनाते समय, सॉल्व करते समय, मतलब क्या इजी मेथड हो सकता है, इस सब पे भी थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम बताते हैं आपको,
if tan theta equal to 4/3, then find 2 sin theta, 3 cos theta, 4 sin theta, 5 cos थीटा। क्वेश्चन तो वही है, लेकिन जो हम बात बोले ना कि कैलकुलेशन पे ध्यान देते रहिएगा तो आगे थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी बनने लगेगा आपसे। किस प्रकार, तो वो देखिए। जैसे ये क्वेश्चन दिए हैं तो सिंपल है, क्या करना होता है यहाँ पे, tan थीटा दिया है, आपको ज़रूरत किसका है, sin थीटा का, cos थीटा का। वैल्यू निकालेंगे, रख देंगे, जोड़ घटाव करेंगे, जो आना होगा आएगा। लेकिन थोड़ा सा और अगर ध्यान दीजिएगा तब देखो हम क्या करते हैं, 2 sin थीटा देख लीजिए क्या किए हम, cos थीटा से ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर दिए। इससे क्या हुआ, 2 tan थीटा, 3, 4 tan थीटा, 5। मतलब साइन कॉस अपने आप बदल गया tan थीटा में, तो आपको क्यों किसी को बदलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप tan थीटा का वैल्यू डायरेक्ट रखिए, जोड़ घटाव कर लेना है। tan थीटा 4/3, 4, सिंपल करने के बाद जितना है 8 और 9, 16, 15। ठीक है, तो बात समझिए ना। एक होता है कि हम डायरेक्ट बना लेते हैं, एक दिमाग में स्ट्राइक करें कि साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ है तो हम इसको tan में भी बदल सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो cot में भी बदल सकते हैं और डायरेक्ट बदल सकते हैं, तो उससे टाइम बचेगा। तो इसी तरह छोटा छोटा बात को ध्यान रखिए, तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 ये सब बहुत काम आएगा। तो आगे कुछ हार्ड क्वेश्चन बनाते समय आपका टाइम बचने लगेगा, तो सिंपल आपका स्पीड बढ़ेगा। तो मैथ में तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जो भी आप मैथ पढ़ते हैं, तो 10th के पहले जो मैथ पढ़े, तो मैथ में एक बात तो समझते हैं कि मैथ में थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत कम होता है। इसमें होता क्या है, तो एक पैटर्न होगा, उस पैटर्न के आधार पे आप कितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ उतना ही अच्छा होता है। जिस स्टूडेंट का भी मैथ अच्छा होता है, इसका मतलब उसका कैलकुलेशन लेवल बहुत बढ़िया है। और कैलकुलेशन लेवल बहुत बढ़िया होने का मतलब है कि वो प्रैक्टिस बहुत किए होंगे। मैथ बनाते समय वो प्रैक्टिस बहुत करते हैं, तभी तो कैलकुलेशन अच्छा होगा ना। क्या कैलकुलेशन तो याद नहीं किया जाता, वो बनाते 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 डेवलप होगा। तो मैथ का सिंपल मतलब है कि प्रैक्टिस आप कितना करते हैं। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ उतना अच्छा होते जाएगा। तो कैलकुलेशन जितना अच्छा होगा तो आगे का लेवल आपको आसान लगेगा और हार्ड क्वेश्चन भी आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो हो गया, आइडेंटिटी का रेशियो में तो वही है कि कोई एक वैल्यू पता हो, बाकी पांचों आप बता सकते हैं। उसमें निगेटिव वैल्यू जब आएगा तो थोड़ा दिक्कत होता है, जो हम आगे बताएंगे भी आपको। आइडेंटिटी में आपको याद होगा इसमें 3 फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आप एंगल का वैल्यू कुछ भी रखिएगा, एंगल का वैल्यू कुछ भी रखिएगा तो ये 1 के ही बराबर आएगा, एंगल चाहे कुछ भी हो। किसी एक एग्जांपल को हम लेके आगे बढ़ते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप कहते हैं कि ये 1 हो, आपको याद है, और ये हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का मतलब एंगल का वैल्यू कुछ भी होगा तो ये 1 ही होगा। कहने का मतलब एक बात तो आपको समझना होगा, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ये साइन थीटा है, मान लीजिए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये साइन अलग है, ये थीटा अलग है। थीटा का मतलब आपका एंगल होता है, और ये एक इंग्लिश का वर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिकल, जिसको ट्रिग्नोमेट्री से जाना जाएगा। ये दोनों अलग अलग था, जब इसको एक साथ लिखा गया तब इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहें। अब ये एक साथ, अब ये अलग नहीं होगा, मतलब साइन ये है कि समझने के पहले बात कीजिए तो थीटा अलग साइन अलग, लेकिन ये जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं उसमें ये अलग अलग नहीं है, अब एक ही साथ है। ये एक साथ है तभी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, ठीक है। कहने का मतलब एंगल यहाँ पे थीटा तो लिखे हैं, थीटा के जगह पे कुछ भी लिखेंगे तो आप समझिएगा कि वो एंगल है। जैसे साइन 30 डिग्री, देखिए थीटा के जगह पे 30 डिग्री आया। साइन 45 डिग्री, थीटा के जगह पे 45 डिग्री। साइन 60 डिग्री, थीटा के जगह पे 60 डिग्री। तो देखिए थीटा अलग अलग तरह से तो लिख सकते हैं ना, तो मान लीजिए हम लिखते हैं साइन एक्स, तो आप समझ जाइएगा कि इस साइन का एंगल कौन है, तो एक्स है। मान लीजिए 2x लिखा हुआ, तो आपसे पूछा जाए कि इसका एंगल क्या होगा, तो क्या कहिएगा, 2x कहिएगा। साइन 4 थीटा, इस साइन का एंगल क्या है, तो 4 थीटा है। साइन 5 अल्फा, तो क्या कहिएगा कि इस साइन का जो एंगल है वो क्या है, तो 5 अल्फा है। कहने का मतलब जो भी इसके साथ लिखा रहेगा वही उसका एंगल होगा, और एंगल को कुछ भी लिखा जा सकता है, आप समझिएगा कि वो एंगल है, ठीक है। अब देखिए अगर इस आइडेंटिटी का बात करें कि थीटा कुछ भी होगा, थीटा अगर कुछ भी होगा तो इसका वैल्यू तो 1 होगा। कहने का मतलब कि हमेशा आपको ये थीटा में नहीं दिखाई देगा, अगर कहीं लिखा है x के फॉर्म में तब भी क्या कहिएगा कि 1 होगा। हो सकता है कहीं लिखा हो y के फॉर्म में, तब भी ये क्या होगा, 1। और कह सकते हैं कि इसमें एंगल जो है वो क्या है, y है, इसमें जो एंगल है क्या है, x है, तो वो एंगल लिखने का तरीका बदल सकता है, लेकिन दोनों सेम होगा तो वो 1 के बराबर होगा। साइन स्क्वायर 2 अल्फा, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, आप कह सकते हैं कि 1 होगा, ये समझ जाइएगा। मतलब ये कन्फ्यूजन आगे किसी को नहीं आए कि हम तो याद किए थे थीटा के फॉर्म में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कहीं एक्स आ गया तो वो नया नहीं हो, अल्फा आ गया तो वो नया नहीं होगा, सेम होगा, तो वो कन्फ्यूजन सबसे पहले नहीं है, ठीक है। और ये सबके साथ होगा। अब इसमें एक बात जरूर जानिएगा, आपको बहुत बार ज़रूरत पड़ेगा, मतलब याद करते समय आपके दिमाग में ये जरूर सेट हो कि कॉस स्क्वायर थीटा को ज़रूरत पड़ने पर साइन स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं। इसका सबसे पहले मतलब यही होता है, ज़रूरत पड़ने पे साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके दिमाग पे रहे
ये आइडेंटिटी आपको याद है तो वो तो ज़रूरी ही है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, तो किसको किस में किस फॉर्म में आप आसानी से बदल सकते हैं, तो ये दिमाग में रहे। क्योंकि 10th में आप एक और क्वेश्चन बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड, प्रूफ करने के लिए, तो वो अगर आपको याद हो तो उसमें आप यही तो करते हैं। प्रूविंग का क्वेश्चन बनाते समय क्वेश्चन के अनुसार आपको सोचना पड़ता है कि किस में कन्वर्ट करें कि मैंने LHS से RHS प्रूव करना है, तो RHS को देख के आप डिसीजन लेते हैं कि किस में कन्वर्ट करें कि ये मेरा प्रूफ हो जाए। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप होगा वो आपका यही होता है कि पहले आपके ये दिमाग में रहे कि हम लोग किसको किस फॉर्म में आसानी से बदल सकते हैं। तो ये हुआ। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका आइडेंटिटी से रिलेटेड ही होता है, और वही क्वेश्चन जो प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको बनाने से वो थोड़ा बहुत आइडिया डेवलप कर जाता है कि tan थीटा है साइन में बदलना है तो क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा में बदलना होगा तो क्या करेंगे। तो वो बनाते बनाते आ जाता है, और उसमें से उसी में कुछ कुछ बात आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। उसी में जैसे ये आता है, कुछ और आपको बता रहे हैं, तो कुछ बात आपको डायरेक्ट याद रहे और कुछ वो सॉल्व करते करते आप सीख जाते हैं। तो 10th में तो आइडेंटिटी सॉल्व करते ही हैं, तो कोशिश करना है कि उसी को एक बार बना लेना है तो आपको पूरा अच्छा से याद आ जाएगा। तब जो आगे बढ़ेंगे हम लोग तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, कैलकुलेशन को लेके बहुत दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। देखिए आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ बात आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। उसमें क्या होगा, एक तो ये है, दूसरा है कि इसको थोड़ा सा बहुत सिंपल करने आना चाहिए। जैसे एक सवाल आपसे पूछते हैं क्या कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर ये 1 है, ठीक है, अब अगर हम पूछें कि साइन के पावर 4 थीटा और कॉस के पावर 4 थीटा तो क्या ये भी 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो क्या ये भी 1 होगा। ये आपका 1 नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना, ये स्क्वायर हमेशा होना चाहिए। आप एंगल को बदल सकते हैं लेकिन स्क्वायर होगा तभी ये 1 होगा। पावर 4 होगा, पावर 8 कहेंगे तो ये 1 नहीं होगा, तब ये 1 नहीं होगा। समझे ना, सिर्फ स्क्वायर होगा तभी 1 होगा। आप एंगल को बदल बदल के लिख सकते हैं, इसको नहीं। तब आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चन बनाते समय, या आपको हमेशा डायरेक्ट दिमाग में भी हो कि ये 1 तो नहीं होगा लेकिन इसका सिंपल फॉर्म आपको जानना होगा कि ये होगा क्या। ये 1 तो नहीं होगा लेकिन इसका सिंपल फॉर्म आपको जानना होगा कि होगा क्या। क्वेश्चन बनाते समय आपको ज़रूरत पड़ेगा। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा फिर आपको इसको डायरेक्ट बताना होगा, मतलब डायरेक्ट याद रखना होगा। शुरुआत में तो ये क्वेश्चन बन के आएगा कि ये प्रूफ कीजिए या कितना होगा। जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं तो इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। पावर 4 का क्या होगा, पावर 6 का क्या होगा, मतलब क्वेश्चन के बीच में डायरेक्ट यूज करना होगा। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये होगा क्या। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह लिख देते हैं कि सिंप्लीफाई, सिंपल करके बताइए कौन। तो साइन के पावर 4 थीटा और कॉस के पावर 4 थीटा। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये 1 तो नहीं होता। ठीक है, अगर ये 1 नहीं होता है तो होगा क्या, मतलब इसको सिंपल करके बताइए। तो सिंपल करते हैं, इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा क्या। देखिए साइन के पावर 4 थीटा है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्योंकि सिंपल करने का मतलब जो फार्मूला उसका यूज़ करेंगे, तो कौन सा फार्मूला का यूज़ करने पर ये आसान होगा ये सोचना होगा। तो देखिए पावर 4 है तो स्क्वायर कीजिए इसको,
अब ठीक से देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 1, हुआ ना। ये तो 1 होता है, देखिए ये सिंपल होके इतना आ गया, सिंपल होके इतना आया ना, मतलब फाइनली आप कह सकते हैं कि साइन के पावर 4 को सिंपल करने के बाद क्या हुआ, तो इतना आया। तो देखिएगा आगे जब क्वेश्चन बनाइएगा तो ये खुद क्वेश्चन बन के आएगा कि प्रूव कीजिए कि ये इसके बराबर होगा, और बोले भी है कि फिर ट्रिग्नोमेट्री में जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तब क्या ज़रूरत पड़ेगा कि इसका वैल्यू डायरेक्ट याद रखिए कि इतना होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ से ये देखना होगा कि ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब जो फॉर्मूला याद किए हैं उसका यूज हम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे करते हैं। देखिएगा माइनस में लिखें तो फिर काम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि पावर 4 का फॉर्मूला डायरेक्ट तो याद नहीं रहता है, स्क्वायर का याद रहता है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आपको याद होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी होता है ना, उसी का यूज करेंगे। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ठीक से, ये जो होगा क्या होगा 1 होगा, इसको और सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जितना सिंपल कर दीजिए, फाइनली आप कह सकते हैं कि साइन के पावर 4 थीटा कॉस के पावर 4 थीटा किसके बराबर आया, ठीक है। ये तो इसको सिंपल करने के बाद इतना होगा, अब इससे सिंपल नहीं होगा तो ये क्वेश्चन भी बन के आएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि ये सब कुछ कुछ बातें जो होगा वो आपको डायरेक्ट पता हो, क्वेश्चन में आए तो और आसान लगेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट बात है वो कैलकुलेशन को लेके भी, कुछ फार्मूला को भी लेके, तो वो सब आपके दिमाग में पहले से हो, तब आगे बढ़िए तो हार्ड क्वेश्चन भी आसान लगेगा धीरे धीरे। अब देखिए पावर 6 है, ठीक है ना। देखिए पावर 4 को सिंपल किए, पावर 6 को करना हो, देखते हैं। अब इसमें देख लो क्या करना चाहिए, तो पावर 6 का कोई डायरेक्ट फार्मूला तो याद नहीं है, लेकिन ए क्यू प्लस बी क्यू इसका फार्मूला याद होगा। इसे आपको याद होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी ये तो याद होगा, तो हम उसी का यूज करेंगे। तो उसका यूज करने का मतलब इसको पहले उस फॉर्म पे सेट करेंगे, तो सेट कीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा पावर 3, देखिए क्यू, अब ए के जगह पे ये है, बी के जगह पे ये है, उसको अरेंज करते हैं,
तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए प्लस बी ए स्क्वायर तो पावर 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा, माइनस ए बी ठीक है, मिला लीजिएगा। अब देख लो तो क्या ये 1 होगा, होगा, कितना बच जाएगा, ठीक है। तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं, जो बच गया वो देखिए, तो क्या बचा, ठीक है। अब देखो ये जो सिंपल फॉर्म में जो हम लोग सबसे फर्स्ट नंबर बनाए थे उसमें इसी को तो सिंपल किए थे, जो सबसे पहले सिंपल किए थे वो तो इसी को सिंपल किए थे। तो अभी हम लोग उसका डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। कितना आया था उसमें देख लीजिएगा, तो उसमें आया था 1 - 2, ठीक है। देख फाइनली अगर लिखें तो ये कितना हुआ, देखिए खुद ये क्वेश्चन बन के आएगा कि प्रूव डैट, और हम बार बार बोल रहे हैं कि आगे जैसे जैसे बढ़िएगा तो आपको ये डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। इस आप इसी क्वेश्चन में देख सकते हैं कि बीच में ये आया ना तो डायरेक्ट तो लिखे ना, है ना, डायरेक्ट तो लिखे। यही बात हम कह रहे हैं कि जिसे से आगे बढ़िएगा तो ये सब आपको डायरेक्ट याद करना होगा, लेकिन शुरू में पहले अपने से बना के देखना है 2 बार 3 बार, फिर आप बाद में याद हो जाएगा, ठीक है। इसी में अगर आगे बढ़े, देखिए अगर माइनस होता, माइनस है तब तो माइनस में फॉर्मूला क्या होता, तो याद होगा आपको ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। लिखते हैं तो पहले अरेंज कर लो, पावर 3 तो ए क्यू माइनस बी क्यू रखिए, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर तो स्क्वायर करने पे पावर 4 प्लस ए बी, ठीक है। ये सिंपल तो नहीं होगा, सिंपल नहीं होगा मतलब 1 तो नहीं होगा, ये होगा, इसको देखिए फिर वही बात है, ये इसको लिख दें हम, ठीक है। देखिए इसको सिंपल करके इतना लाए, इसको और थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, कॉस थीटा, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर तो कंसीडर कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका ठीक है। अब इससे ज़्यादा ये सिंपल नहीं होगा, तो जितना सिंपल कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा पावर 6 था, सिंपल होके क्या हो गया, ठीक है ना, मतलब ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर ए क्यू बी क्यू, उसका फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में यूज करने के बाद
क्या हो रहा है वो देखिए, और ये सब आपको डायरेक्ट पता हो। देखिए इसी में सोचिए कि अगर पावर में 8 होता तब क्या होता। ठीक है, देखिए इसको क्या करेंगे, पावर 8 का तो नहीं फॉर्मूला होता है, तो इसको हम पहले इस तरह अरेंज कर लेते हैं, पावर 4 का स्क्वायर। तो फार्मूला सिंपल हुआ कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसमें ए के जगह पे क्या है तो साइन के पावर 4 थीटा, बी के जगह पे क्या है तो कॉस के पावर 4 थीटा। देखिए अगर लिखते हैं होगा ये, अब देख लो ये पहले वाला हो गया, जो फर्स्ट और सेकेंड हम लोग सिंपल किए हैं ये वही तो है। तो अभी अगर डायरेक्ट हम लिखें, देखिए अगर ये क्वेश्चन होता तो आपको बना के दिखाना होता, क्वेश्चन नहीं है तो आप डायरेक्ट यूज करते हैं। अभी इसमें देखिए पावर 4 है, तो इसको कितना सिंपल किए थे, तो ये आपका आया था ठीक है, तो हो गया। इस प्रकार आप थोड़ा सिंपल कर सकते हैं। इसमें देखिए ये थोड़ा सा डायरेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसको कर चुके थे, इसको भी कर चुके थे, तो हम उसका वैल्यू डायरेक्ट रख दिए। जब ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता तो आपको इसको सिंपल करके दिखाना होगा, इसको भी सिंपल करके दिखाना होता था और ये बड़ा होता। देखिए पावर 8 अगर इसी में प्लस लगाते हैं तब देखा जाए स्क्वायर, इसका स्क्वायर, अब ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। लिखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पावर 4, ठीक है। तब देख लीजिए जितना सिंपल होगा, तो ये तो वही हो गया हम लोग का। हुआ सिंपल। ये फिर देखिए फिर वही है जिसका वैल्यू हम डायरेक्ट रखें, तो आप यही अभी देखिए ना, अभी 2-4 क्वेश्चन आप बनाए हैं, ये सिंपल करके दिखाए हैं, तो इसका वैल्यू देखिए 3 बार यूज कर चुके हैं। तो वहीं हम बोल रहे थे कि जैसे से आगे बढ़िएगा तो वो सब वैल्यू आपको डायरेक्ट यूज आएगा, बीच बीच में याद रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। नहीं तो मान लीजिए अब यहाँ से हम लोग फिर करते तो 3-4 स्टेप तो और बढ़ जाता, लेकिन याद रखने से वो आसान होगा ना। तो हम कहने का मतलब ये, शुरू में अभी यही बोले थे कि ट्रिग्नोमेट्री जैसे जैसे आप पढ़िएगा तो कैलकुलेशन पे कुछ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वो कौन सा कैलकुलेशन है जो बार बार आगे रिपीट हो रहा है, तो जो बार बार रिपीट होगा वो आपके दिमाग पे मतलब आ जाना चाहिए, समझ डायरेक्ट आए या डायरेक्ट याद रहे, तब वो आगे भी जैसे जैसे बढ़िएगा। तो बार बार आ रहा है मतलब डायरेक्ट लिख देंगे, तो सिंपल करना आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो पावर है देखिए इस तरह का जो फॉर्म होगा आइडेंटिटी का, पावर 8 तक ही आपको ज़रूरत पड़ेगा, 10-12 जल्दी नहीं आता है। पावर 8 तक आपको हमेशा कोशिश करना है कि याद रहे और मन में ये विश्वास रहे
कि अगर 12 भी आएगा तो सिंपल तो कर ही सकते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे। 10 भी आएगा तब भी सिंपल तो कर देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। मतलब आगे सिंपल तो कर सकते हैं, लेकिन जो जनरली जो हमेशा आपको दिखाई देगा वो पावर 8 तक ही दिखाई देगा। ठीक है। हाँ, इसमें एक और बात, आपको इसका भी बहुत ज़रूरत पड़ेगा, साइन क्यूब थीटा। खैर इसका फॉर्मूला तो यूज़ कर लिए हैं, लेकिन हम क्यूब में लिखे नहीं थे, डायरेक्ट 4 से शुरू किए थे। लेकिन जो आगे का ट्रिग्नोमेट्री है आपको, उसमें पावर 3 और पावर 4 बहुत बार यूज होके दिखाई देगा। जैसे पावर 4 तो आप देख चुके हैं ना, अभी ही 3 बार यूज हुआ है। पावर 3 भी बहुत बार यूज होगा, तो एक बार उसको भी लिख देते हैं जिससे आपके दिमाग पे ये रहे। तो फॉर्मूला तो वही है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। अब देखिए ए प्लस बी खुद साइन थीटा और कॉस थीटा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या ये और सिंपल होगा? कितना हुआ? अब सिंपल नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान देना होगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, और शुरू से ध्यान दीजिएगा तब बाद में आसान लगेगा। मतलब शुरू में थोड़ा आसान आसान आएगा, तो उसमें भी छोटा छोटा बात भी अगर हम अच्छा से कर ले तो आगे बढ़ेंगे तो हार्ड क्वेश्चन भी हमको अच्छा लगेगा, मतलब आसान लगेगा। देखिए इसको सिंपल करके इतना लाए ना। देखिए आगे जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो उसमें देखिएगा ये उल्टा बहुत यूज होगा। पावर क्यूब को हम अलग से लिखने का कारण यही था क्योंकि फार्मूला तो डायरेक्ट था। इसका उल्टा ज़्यादा यूज होता है। क्वेश्चन के बीच में कहीं कहीं देखिएगा ये लिखा रहेगा, तो आपको समझना होगा कि इसको सिंपल करने के लिए क्या होगा। ये देखिए इसके बराबर होगा, कहने का मतलब इसका उल्टा ज़्यादा यूज होगा सीधा से। तो वो अगर दिमाग पे रहेगा तो पहचान लीजिएगा। ठीक है, इसमें एक और देखते हैं। अगर ये माइनस होता तो माइनस का फॉर्मूला क्या था? माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये 1 देखे ना क्या हो गया है। ठीक है, देख लीजिए ये आ गया। इस तरह देखिए ना कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी ही था, लेकिन उसका अगर पावर बढ़ा के दिया गया तो जो फार्मूला था ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू, उसका हम यूज करके उसको सिंपल किए। मतलब दोनों कह सकते हैं कि दोनों को मिला के ये क्वेश्चन हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी और जो अलजेब्रिक फार्मूला है उसका ये क्वेश्चन भी हुआ और आगे के लिए फार्मूला भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक कैलकुलेशन होगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जो आपको याद रहेगा। याद रहने का मतलब डायरेक्ट याद नहीं, लेकिन पैटर्न जरूर याद रहे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। जिससे से आगे बढ़िएगा ना तो दिक्कत नहीं होगा। और पढ़ने का तरीका भी यही होता है कि अभी दिक्कत है उसको अभी ही सॉल्व करो तब आगे बढ़ो। तो वो होता है कि अगर ये नहीं कीजिएगा तो छोटा छोटा प्रॉब्लम बाद में बहुत हार्ड हो जाता है।
जिस ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा देखते भी हैं कि शुरू में स्टूडेंट उतना ध्यान नहीं देते कि सर ये तो 10th का ही है आगे, लेकिन जब आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वो कैलकुलेशन मिलने लगता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ें वहाँ तक तो ठीक है, दूसरा चैप्टर पढ़े वहाँ तक भी ठीक है कि उस समय ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़िएगा, अब तीसरा चैप्टर पढ़िएगा तो ट्रिग्नोमेट्री का एक और बात है कि पहला चैप्टर पढ़े तो ठीक है वो इंडिपेंडेंट रहा, दूसरा चैप्टर पढ़िएगा तो फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़े रहिएगा वो उसका यूज जरूर होगा, थर्ड पढ़िएगा तो फर्स्ट और सेकेंड में जो पढ़े रहेंगे उसका यूज जरूर होगा, फोर्थ चैप्टर पढ़िएगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो पढ़े थे उसका यूज जरूर होगा उसमें। तो इसी तरह जैसे जैसे आगे बढ़िएगा, मान लीजिए हम 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं तो 1 से 9 तक जो पढ़े थे उसमें जितना फार्मूला या कॉन्सेप्ट था उसका ज़रूरत उसमें पड़ेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ने पे बहुत सारे स्टूडेंट को हार्ड लगने लगता है। हार्ड लगने का रीज़न यही है कि मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर पढ़े तो इंडिपेंडेंट था, आसान लगा, दूसरा चैप्टर भी थोड़ा सा यूज आया तो आसान लगा, लेकिन 7वां 8वां चैप्टर जब पढ़ते हैं हम लोग तो उस समय तो पहले का पूरा यूज आने लगता है ना, तो पहले वाला सब याद रखिए तब उसका मतलब तब वो चैप्टर आसान होगा। यही बात अगर हम शुरू से समझ के रखेंगे तो उस सारे पॉइंट को जिसका बार बार ज़रूरत है, जो बीच में भी हम बोले कि ट्रिग्नोमेट्री में इस बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सा कैलकुलेशन है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बार बार यूज हो रहा है, उसको कोशिश करेंगे कि अलग से लिख के रखेंगे, यानी जो भी नोट्स है माने उसको एक अलग कर लेंगे कि इसका ज़रूरत हमको बार बार है, इसको हमको डायरेक्ट याद रखना है, तो उसको एक अलग से कॉपी पे बना के रखेंगे और उसको हमेशा देखते रहेंगे, जिसके चलते जब आगे बढ़िएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेन पॉइंट तो आपको याद है और पहले से ही आपके मन में वो प्लानिंग है कि हमको ये करना है तो ये आसान लगेगा, ये करेंगे तो फिर वो आसान होगा। तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात जितना भी ये सब आपको याद भी रहेगा, आगे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर बुक्स की बात करें तो केसी सिन्हा, RD शर्मा, देखिए बेसिक किताब में आपका इन दोनों में से किसी एक का यूज़ कीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो, या तो केसी सिन्हा का यूज़ कीजिए या RD शर्मा का यूज़ कीजिए, दोनों का यूज़ नहीं करना है, दोनों में से किसी एक का यूज़ करना है, ठीक है। रेफरेंस के तौर पे जो भी बुक रखना है रखिए, कोई एक किताब रेगुलर बनाइए रेफरेंस के लिए। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट केसी सिन्हा बना रहा है तो ठीक है, मान लीजिए मेहनत ज़्यादा करते हैं वो आराम से बना लिए, तो RD शर्मा भी बना लीजिए। तो रेफरेंस के तौर पे दूसरा किताब बनाइए, तीसरा किताब बनाइए, वो अलग है। रेगुलर बुक पहले तो उस पर फोकस करेंगे कि वो मेरा क्लियर है कि नहीं। तो बात समझे ना कि इन दोनों में से कोई एक बुक, ट्रिग्नोमेट्री का बात होगा ऐसे देखिए, एशियन लोनी और यंग पब्लिकेशन का आता है, ट्रिग्नोमेट्री का स्पेशल माने वो अलग होगा। ये सब क्या होगा तो आपका सिलेबस भी होगा, ये टेक्स्ट बुक हुआ एक तरह से, तो ये आपका पूरा 11th का सिलेबस होगा इसमें। तो 11th में जितना पढ़ना होगा सारा सिलेबस इसमें लगभग आपको पता भी चल जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक बनाइए। ट्रिग्नोमेट्री अगर शुरू किए हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग बुक आता है एशियन लोनी का जो स्पेशल है उसके लिए, बहुत अच्छा किताब है, उसका बहुत सारा क्वेश्चन JEE मेन में आया भी है। ये एक किताब जो जानते हैं NCERT, जो हम लोग का जो 11th-12th का सिलेबस भी होता है, टेक्स्ट बुक उसको फॉलो भी कर। तो 11th के NCERT से बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अवेलेबल हो तो उसको एक बार देख लेना है बनाते समय, तो उसको भी बना सकते हैं। मेन फोकस आपको ये करना है कि जो भी एक बेसिक बुक होगा वो और एशियन लोनी को बनाइए। ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी NCERT में जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन इन दोनों में रहता है, इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन इसमें होगा, तो वो अपने आप कवर हो जाएगा। 11th के NCERT में क्वेश्चन बहुत कम दिया है, फिर भी प्रैक्टिस के तौर पे आप उसको भी एक बार बना सकते हैं, ठीक है ना। आज के वीडियो में तो हम लोग इतना ही देखेंगे
और थोड़ा बहुत अपना जो भी 10th के स्टूडेंट होंगे तो वो कोशिश करेंगे कि 10th वाला ट्रिग्नोमेट्री एक बार देख लेना। जो 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे उसी को एक बार ठीक से देख लीजिए, जिसके चलते आगे बढ़िएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू।